माननीय अध्यक्ष जी, आज जो बिल को लेकर श्री किशन रेड्डी जी आए, उसमें श्री अधीर रंजन चौधरी जी से लेकर जसवीर सिंह जी तक 18 इस सदन के सम्मानीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। कुछ लोगों ने पक्ष में रखे, कुछ लोगों ने विपक्ष में रखे, कुछ लोगों ने तथ्यात्मक रखे, कुछ लोगों ने राजनीतिक तरीके से रखे। और मैंने सबको करीब करीब ध्यान से सुना है। जो नहीं सुन पाया, इनकी नोट भी यहां बैठकर मैंने अफसरों से जो मुझे प्राप्त हुई, मेरे साथी एमओएस से प्राप्त हुई, उसको मैंने पढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सभी सदस्यों को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कृपया जम्मू कश्मीर की स्थिति को हम समझें। राजनीति करने के लिए ऐसा कोई बयान न दे जिससे जनता गुमराह हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उसकी दिशा में क्या किया। मैं तो जरूर इसका जवाब दूंगा। मुझे मौका दे दिया आपने जवाब देने का। मगर भाई 17 महीने हुए धारा 370 हटे हुए, आप हमसे हिसाब मांग रहे हो। 70 साल आपने क्या करा, इसका हिसाब लेकर आए हो क्या किया 70 साल? और अगर 70 साल ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही ना आता। माननीय अध्यक्ष जी, उनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहां पर प्रशासन स्थिति को संभाल रहा था, इतने में कोविड लग गया। 1 साल लगभग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं हिसाब देता हूं, आना पाई का हिसाब देता हूं, एक एक काम का हिसाब देता हूं, एक एक बात का हिसाब देता हूं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया, वो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने के लायक है या नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, धारा 370 को हटाने का मसला कोर्ट में है। मसूदी साहब हाई कोर्ट के जज रहे हैं, सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, मगर मुझे रिकॉर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। मनीष तिवारी जी ने भी कहा, वो भी चले गए। आ गया, अच्छा हुआ, लंबित है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको कोर्ट का प्रोसीजर मालूम है और ये मामला कोर्ट में लंबी बहस हुआ और बाद में 5 जजों की बेंच को सुपुर्द किया गया है। अगर इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसमें दिखाई पड़ती है तो सर्वोच्च अदालत को पूरा अधिकार था कानून पर रोक लगाने का, और वो रोक लगा दी थी। परंतु यहां पर कोई स्टे नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने यह नहीं कहा है कि इस कानून का अमल नहीं हो सकता। उन्होंने उसको विचाराधीन रखा है। जब सर्वोच्च अदालत पूछेगी तब हम जरूर जाएंगे, जवाब देंगे और सर्वोच्च अदालत निर्णय करेगी। मगर कहीं पर भी एक कानूनी स्थिति नहीं है कि इसका अमल नहीं हो सकता। इसके कारण जम्मू और कश्मीर का पूरा विकास को हम रोक कर बैठ जाएं, वहां पर डेवलपमेंट के कामों को हम रोक कर बैठ जाएं। और मुझे कह रहे हैं माननीय सदस्य श्री तिवारी जी कि हम जाए और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दे कि इसको जल्दी सुनवाई करूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही, एक पक्ष लेकर कि इस देश में धारा 370 नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने हटाया। मगर आप तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं हो भाई, ना हा ना बीच का रास्ता लेकर चल रहे हो और दोनों ओर बोल रहे हो। ये तो आप भी कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि भाई जल्दी सुनवाई करो। ये भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट आजकल वर्चुअल सुनवाई करता है और जिसमें 70, 80, 100
वकील, एडवोकेट्स खड़े होंगे, पार्टियां इतनी होगी, इसकी वर्चुअल सुनवाई संभव नहीं है, ये आपको भी मालूम है। इसलिए सुनवाई नहीं हुई। इसका एक बड़े हिस्से का सुनवाई हो चुका है, 5 जज का बेंच भी बन चुका है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वर्चुअल सुनवाई के मोड से पुनः फिर से एक बार आमने सामने की सुनवाई करेगा, तब जरूर सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इसको सुनेगा। मगर तब तक कोई काम ना करे क्या? ये किस प्रकार के उदाहरण इस सदन के अंदर दिए जाते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एग्मूट में क्यों लेकर आए? जरा एग्मूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहती न होती। ये सारे राज्य है और एग्मूट कैडर के अंडर में है। जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एग्मूट कैडर के हैं, वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर कैडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया कैडर है मान्यवर। और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई, आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे। क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। काय का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे। इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी उन्होंने एक और निवेदन कर दिया मान्यवर कि 2G से 4G विदेशियों के दबाव में किया है। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है, जिसका वो समर्थन करते थे वो यूपीए की सरकार चली गई है। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले ये देश करता है, इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता। और हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था मान्यवर कि कुछ समझने के लिए समय चाहिए था। अफवाहें न फैलाई जाए, इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी 2G और 4G, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय, आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए, वरना फिर सुननी पड़ेगी। मान्यवर, ये हमें 4G और 2G का कह रहे हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का। सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं। ये नई फैशन शुरू हो गई। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा आपने?
ये तो जरा बता दीजिए, किसका दबाव था, कौन प्रेशराइज करता था? अभी किसी ने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है, आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देते यार? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती। ये सरकार देश के हित में फैसले करती है। ये सरकार देश के भविष्य को सुधारने के लिए है। हम आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र है, जीतेंगे हारेंगे, इसको ध्यान में रखकर देश के भविष्य को ताक पर हम नहीं रख सकते, न हम रखना चाहते। ये आपकी पॉलिसी है, आपको मुबारक हो। मान्यवर,